नमस्कार। YouTube के चैनल पर मैं सुभाष शर्मा वीडियो ब्लॉगर आपके बीच एक बार फिर से अपने देश के इतिहास का एक महत्वपूर्ण पहलू लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। आज बात करेंगे पुराने राजा महाराजाओं को आज़ादी के बाद जो एक वजीफा, जिसको प्रीवी पर्स के नाम से कहा गया था, वो देने का जो वायदा किया गया था, उसको किस तरह इंदिरा गांधी ने समाप्त किया और उस वक्त की भारतीय जनसंघ जो आज भारतीय जनता पार्टी बन गई है, उसका इस सब में क्या रोल था, उन्होंने किस तरह से राजाओं का उस वक्त साथ दिया। एक दूसरा, जो उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बैंकों का निजीकरण जो था, उनको जो निजी बैंक थे, माफ कीजिएगा, जो निजी बैंक थे, उनके दूसरा उस वक्त के जो बैंक थे, निजी बैंक, जिनकी वजह से बैंक डूबते थे, बैंक अपना हिसाब किताब ठीक नहीं रखते थे, उसकी वजह से जो गरीब लोग थे जिनका उसमें पैसा जमा था, उनका पैसा बहुत बार डूब जाता था। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये जो दो काम किए, इसमें उस वक्त की भारतीय जनसंघ का क्या रोल था और जनता का साथ न देकर राजा रजवाड़ों का साथ देने वाली भारतीय जनसंघ की हकीकत तमाम दस्तावेजों के साथ आज मैं आपके बीच में लाया हूं। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि प्रीवी पर्स क्या है। प्रीवी पर्स ऐसा है कि जब देश ये आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त 555 रियासतें यहाँ हिंदुस्तान में ऐसी थी जिनमें अलग अलग राजा और उनके राजा रजवाड़े, उनके जमींदार, उनके प्रिंस, वो लोग तमाम मौजूद थे। और ये 99.9% वही रजवाड़े थे जो अंग्रेजों के दोस्त थे। जिस जिस राजतंत्र ने, जिस स्टेट ने अंग्रेजों का विरोध किया, अंग्रेजों ने उन्हें या तो समाप्त कर दिया, या अपने राज्य में मिला लिया, या उनसे दोस्ती करके उनको कुछ सहूलतें दे करके उनके साथ अपना कारोबार करते रहे। यानी अंग्रेजों के मित्र थे ये सभी लोग। और जाहिर है, जब अंग्रेजों के मित्र थे तो भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन में इनका कोई रोल भी नहीं था, क्योंकि जो वैभव, जो राजशाही, जो संपत्ति, जो धन, जो जमीन जायदाद, जो मैल इन 555 स्टेट्स के पास थी, अगर ये उस वक्त हमारे आंदोलनकारियों का साथ देते, देश की आज़ादी के आंदोलन में साथ देते, तो वो सब इनसे छिन जाता। तो इन्होंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के चलते हिंदुस्तान की आज़ादी में इन 555 रियासतों ने साथ नहीं दिया। और ये बहुत ताकतवर थे। इनकी ताकत का अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि 1947 में जब देश आज़ाद हुआ, अंग्रेजों से ये सत्ता हस्तांतरण होने का समय आया, तो देश के कुल टोटल भूभाग का 48%, लगभग आधा, इन रजवाड़ों के ही पास था। तो ये बात ध्यान से समझ लीजिए, ये मैं आपको दस्तावेजों के साथ बता रहा हूं कि जिस वक्त देश आजाद हुआ, उस वक्त 52% जगह पर अंग्रेजों का कब्जा था और 48% भूभाग पर, जो कि अलग अलग रियासतों में बटा हुआ था, 555 रियासतों में ये देश बटा हुआ था, वो सब अंग्रेजों के मित्र थे। और वो 48% हिस्सा पूरे देश के भूभाग का इन रजवाड़ों, राजा महाराजाओं के पास था।
उस वक्त वीपी मेनन और सरदार पटेल ने मिलकर के एक फॉर्मूला बनाया और इन सब से लड़ना, एक तरफ तो अंग्रेजों से लड़ाई हुई, देश आज़ाद हो गया, और फिर अगर अपने ही राजाओं से लड़ना पड़े तो बड़ी चालाकी के साथ एक समझौता किया और इन सबको संविधान के तहत ये अधिकार दिया कि तुम्हें आजीवन एक भत्ता मिलता रहेगा। उस भत्ते का नाम प्रीवी पर्स था। वो रियासतों के जो आकार थे उसके हिसाब से 1 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का था। अब यहाँ ये 1 लाख रुपया प्रतिवर्ष, ये प्रतिवर्ष मिलता था, और उसके बदले में उनको अधिकांश अपनी जमीनें वगैरह और जो उनकी जायदाद थी उसको भी, उस पर भी अधिकार रखने का, उसका भी इस्तेमाल करने का, उसकी स्वामित्व का अधिकार उनको साथ साथ में ये भी दिया गया था। तो शान शौकत बरकरार रही। हाँ, उनसे प्रशासनिक जो अधिकार थे वो ले लिए गए, मगर उनकी शान शौकत, उनका जीवन शैली, उनका रहन सहन उसी तरह विलासितापूर्ण चलता रहे। इसके लिए उस वक्त इन सबको भारत सरकार में बिना खूनी संघर्ष के, बिना कोई खून खराबा किए विलय करने का एक हिसाब किताब बनाया गया। कुछ लोगों ने नहीं भी किया, उनको फिर जबरदस्ती कराया गया, जिनमें हैदराबाद के निजाम भी हैं, उनको भी जबरदस्ती करके, थोड़ा सा सख्ती करके, सैन्य बल का डर दिखा करके किया गया। ऐसा ही हमारे इस देहरादून की, जहाँ से मैं ये अभी इस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ, हमारी जो टिहरी की रियासत थी उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। टिहरी की रियासत भी 1947 में आज़ाद नहीं हुई थी। टिहरी का जो राज परिवार था वो अंग्रेजों का मित्र था। इनको यूके में भी, इंग्लैंड में भी इनको जगहें मिली हुई थी। इन्होंने पहाड़ी इलाका ये आधा आधा बांट लिया था। जो अलकनंदा है उस पार का इलाका, पौड़ी से लेकर के कुमाऊं तक का, उधर नेपाल बॉर्डर तक का, वो ब्रिटिशर्स के कब्जे में आ गया था। और अलकनंदा के पश्चिम में जो इलाका था वो टिहरी राजा की रियासत हुई। ये सिर्फ टिहरी था, बाद में उत्तरकाशी इसमें से एक जिला अलग बना। तो ये भी बहुत बाद में, ये 15 अगस्त 1947 को आज़ाद नहीं हुए। मुझे अभी ठीक तारीख याद नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि कम से कम 6 माह, ये 1948 में जाकर के इन्होंने अपना भारत में विलय स्वीकार किया। और बदले में इन सबको प्रीवी पर्स नाम से बहुत सारी रियायतें, बहुत सारा धन, उस वक्त का 1 लाख बहुत बड़ी रकम थी, बहुत बड़ी। और लखपति पूरे शहर में एक आध होते थे, और 10 लाख वाले भी बहुत सारे थे, कुछ 25-30 लाख वाले भी थे, जिनमें मैसूर के राजा भी थे, मैसूर और लोग भी थे। सबका नाम यहाँ लेना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन हाँ, ये सब लोग मौजूद थे। ग्वालियर का राजघराना था। तो ये सब अंग्रेजों के ही साथ थे पहले से ही, और अंग्रेजों का साथ इन्होंने दिया, और आज़ादी के बाद भी ये तमाम सुविधाएं भोग रहे थे। तो ये एक कानून इस प्रकार से बना दिया गया। तो ये आराम से अपना जीवन यापन उसी विलासितापूर्ण अंदाज में, जिस विलासितापूर्ण अंदाज के लिए ये जाने जाते थे, उसी को ये जी रहे थे। नेहरू जी के समय पर जब सीलिंग एक्ट लाया गया तो इन रजवाड़ों की बहुत सारी जमीन धीरे धीरे करके राज्य सरकार की होने लगी। इसको लेकर के सारे के सारे जितने भी राजा महाराजा थे ये कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हो गए थे। नेहरू जी का कहना था कि समाजवादी देश है, यहाँ एक सीमा ही हो सकती है। अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा है तो वो पूरा देश की ज़मीन तो नहीं खरीद सकता, उसमें एक सीमा लगा दी गई। तो इस समाजवादी सोच के चलते ये सभी लोग जो राजे रजवाड़े थे ये कांग्रेस के खिलाफ हो गए। और पता नहीं क्या कारण रहा होगा। एक कारण वो भी है कि शत्रु का शत्रु दोस्त होता है ना। कहीं ऐसा तो ये भी कारण रहा होगा। भारतीय जनसंघ ने इन राजे रजवाड़ों से दोस्ती रखी हुई थी, उनके प्रति इनका सॉफ्ट कॉर्नर था। और जब भी कभी भारत में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कोई मूवमेंट होता था तो ये सारे राजा और जनसंघ ये मिलकर के संयुक्त रूप से कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुहिम छेड़ते थे। अटल बिहारी वाजपेयी इन सबके
बहुत ही चहेते एक कह सकता हूँ मैं कि बहुत चहेते नेताओं में से थे। उनकी वैसे भी फीमेल फॉलोइंग बहुत थी। वो उनका व्यक्तिगत जीवन है, मैं उस पर ज़्यादा नहीं बोलूँगा। मगर इस सब के अलावा जो विजय राजे सिंधिया थी, ग्वालियर की महारानी, उनके प्रति भी नेहरू जी का माफ़ कीजिएगा, उनके प्रति भी वाजपेयी जी का बहुत ज़्यादा लगाव था। और उन्होंने अपने जीवन का बहुत समय ग्वालियर राजमहल में विजय राजे सिंधिया के सानिध्य में बिताया भी। वो एक लोकप्रिय और ताकतवर, एक साधन संपन्न, एक निहायत ही धनी महिला थी और बहुत डोमिनेटिंग स्वभाव उनका था। उनके पॉलिटिकल एडवाइजर सरदार आंग्रे विजय राजे सिंधिया के एक महत्वपूर्ण कड़ी थे। यानी ग्वालियर के राजघराने के किले से बाहर की दुनिया से किस प्रकार से पीआर रखा जाए, किस प्रकार से पब्लिक रिलेशनशिप को मेंटेन किया जाए, इस काम में सरदार आंग्रे माहिर थे। और उनकी बात जो थी वो विजय राजे सिंधिया जी की निगाहों में अंतिम थी। अब इसके बाद चलते हैं सीधा 1967 के चुनाव पर। 1967 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उस चुनाव में ये जितने भी राजे रजवाड़े थे, इन सब ने मिलकर के एक पार्टी बना रखी थी। उसका नाम था स्वतंत्र पार्टी। जी, स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी उस वक्त बहुत मजबूत थी। इनका प्रभाव था, अनपढ़ जनता थी हमारे यहाँ की, और राजा को भगवान का दर्जा हमारे यहाँ की जो ग्रामीण जनता है, जो ट्राइबल जनता है, वो मानती थी। आज भी मैंने देखा है भूतपूर्व राजाओं के सामने लोग पीठ नहीं करते। मैंने तो टिहरी की महारानी के सामने से बड़े बड़े नेताओं को जो समाजवाद पर बड़ा भाषण देते हैं, इस प्रकार से ऐसे करके रानी साहिबा को और पीछे की तरफ जाते हुए, यानी उनकी तरफ मुंह ही रहता था, उनकी तरफ पीठ नहीं करते। अभी ये मैंने अभी देखा है हाल ही में। और अभी जब तक रानी साहिबा जिंदा है तब तक ये मानसिकता भी जिंदा रहेगी। तो ग्रामीण जनता तो जमीन पर लेट करके उनको नमस्कार करती थी, उनका बोलबाला था। ये समझ लीजिए 1967 के आम चुनाव में सबसे बड़ा अपोजिशन अगर कोई था तो वो स्वतंत्र पार्टी का था। पूरे देश के 8.67% वोट लेकर के 44 सीटें स्वतंत्र पार्टी ने जीती थी। और ये शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस नाते भी और विचारधारा के नाते भी। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनसंघ के प्रमुख नेताओं अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी, इन सब के निहायत ही नजदीक थे। और अक्सर जब कोई ना कोई कार्यक्रम हुआ करते थे तो उस वक्त ये सब इकट्ठा हो जाते थे। और बाद में इनको फिर पैर रखने की और जगह मिल गई, क्योंकि को जो निजी बैंक थे उनका जब राष्ट्रीयकरण हुआ तो उस वक्त मोरारजी देसाई नाराज हो गए। हालांकि मोरारजी देसाई की वजह दूसरी थी, वो एक सिद्धांतवादी व्यक्ति थे, वो व्यवहारिक राजनीति नहीं कर पाए। उन्होंने इस बात पर जिद पकड़ ली कि जब हमने आज़ादी के समय वायदा किया है तो वीपी मेनन और सरदार पटेल के वायदे को हम मुकर नहीं सकते। और अगर हमने इन राजाओं को संविधान के तहत हमने इनको गारंटी दी है, बैंकों के जो निजीकरण, जो निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण जब इंदिरा गांधी ने किया था, 14 ऐसे बैंक जो पैसा जिनका डूब चुका था, उनका पैसा गलत कामों में लग चुका था, जनता का पैसा था, तो उनका राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए किया। इसको लेकर के मोरारजी देसाई के विरोध हुए इंदिरा जी से। वो वित्त मंत्री भी थे और वित्त मंत्री के अलावा वो उप प्रधानमंत्री का भी उनको दर्जा मोरारजी देसाई को मिला हुआ था। उनकी एक बड़ी ताकत थी, बड़ा नाम था। और गुजरात के तो वो बहुत बड़े एक जननेता भी थे। तो वो भी कांग्रेस ओल्ड नाम से अलग हो चुके थे और इन्होंने ग्रैंड अलायंस बना दिया था। इन्होंने सब ने मिलके, और ये उड़ीसा में, राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, यहाँ सब मिलकर के ये चुनाव लड़ते थे। आज
आरएसएस बहुत ताकतवर है, मगर उस वक्त आरएसएस को बहुत बड़ा ताकत, बहुत बड़ा फंड इन्हीं लोगों से मिलता था। और आरएसएस को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करने वालों में आज़ाद भारत में ये रजवाड़े थे। और आरएसएस और ये जो रजवाड़े थे ये एक दूसरे के बहुत चहेते थे। मैं आपको उस वक्त की जो बड़ी ताकत वाली प्रभावशाली जो रियासतें थे मैं उनका बताता हूँ। इनमें जो ग्वालियर का घराना था, राजमाता सिंधिया, ये, और वो तो महत्वपूर्ण थी ही, खैर वो तो बहुत महत्वपूर्ण थी, उनकी बात तो एक किस्म से अक्सर कई मौक़ों पर अंतिम हुई। ये जसवंत सिंह जी जो बाद में भारत बीजेपी में आ गए और जिन्होंने फिर केंद्र में कई महत्वपूर्ण स्थान भी इन्होंने ग्रहण किए, ये एक बड़े राजघराने के प्रिंस थे। दिलीप सिंह जूदेव और उनके पिता, इन्होंने बहुत ज़्यादा, इनका बड़ा प्रभाव था। इनके वनवासी कल्याण आश्रम थे जशपुर में, और आदिवासी तो इनको पूजा करते थे इनकी। और इसके अलावा बस्तर के, कांकेर के, छत्तीसगढ़ के, ढेने कनाल के, कालाहांडी के, केवंझर के, मयूरभंज के, पटना के, उड़ीसा के, उदयपुर के, अलवर के, भरतपुर के, धौलपुर के, और करौली के, डूंगरपुर के। ये धौलपुर वही जगह है जहाँ ये राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री, ये वहाँ से उनका विवाह हुआ, वहाँ सिंधिया जी की, महारानी सिंधिया जी की बेटी, माधवराव सिंधिया की बहन, ज्योतिरादित्य सिंधिया की बुआ। तो ये सब उसी राजघराने में इनकी शादी हुई। ये बड़े महत्वपूर्ण थे। करौली, डूंगरपुर, झालवाड़, कोटा, जयपुर वो महारानी गायत्री देवी वाला घराना, बहुत ही प्रसिद्ध घराना वो था। जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बस इस प्रकार के, रेवा, धार, नरसिंहपुर, सतना, ये बड़ी लंबी लिस्ट है। तो ये सबके सब भारतीय जनसंघ के साथ मिलकर के इनका एक बड़ा स्वाभाविक नेचुरल अलायंस था इनका। और इनका जो अलायंस था वो बहुत ही मजबूती के साथ कांग्रेस का विरोध करता रहा। अब आइए बात करते हैं इसके बाद प्रीवी पर्स की। जिस दिन इंदिरा गांधी ने प्रीवी पर्स समाप्त किया और ये कहा कि नहीं, ये जो इनको पैसा सालाना दिया जा रहा है ये नाजायज़ है, ये पैसा इनको नहीं दिया जाना चाहिए और ये पैसा देने इनको पाने का कोई हक नहीं है। हमारा देश बहुत गरीब लोगों का देश है, जो 4 पैसे खर्च हों वो इन्हीं के हक में हो। मैं आपको बता दूं 1947 में इस कानून के बाद जब देश आज़ाद हुआ तो उस वक्त के 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ की कीमत आप जानते हैं। जब लोगों को शायद 60 रुपये महीना तनख्वाह मिलती थी, 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये महीना, और लोग उसमें खुशी खुशी अपना जीवन यापन करते थे। उस वक्त 7 करोड़ रुपया पहले ही वर्ष में प्रीवी पर्स के लिए भारत सरकार की ट्रेजरी से विड्रॉ किया गया था इन राजा महाराजाओं को देने के लिए। तो ये कितनी बड़ी रकम इनको मिलती थी, और जो धन संपत्ति इनके पास थी वो सीलिंग लागू होने तक इन्हीं के पास रही। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण था। इंदिरा जी जब समाजवाद लेके आई, मैं यहाँ इंदिरा जी का या कांग्रेस पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, मैं 1967 से 69-71 में मैं इनका रोल आपको बता रहा हूँ। लेकिन इंदिरा जी ने पहले जो निजी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण, और उसके बाद ये जो प्रीवी पर्स राजाओं का था, जो उनको एक वजीफा सालाना जीवन यापन के लिए, उनकी विलासितापूर्ण जीवन बिताने के लिए उनको मिला करता था, उसको भी समाप्त कर दिया। तो उस वक्त भारतीय जनसंघ पूरी तरह इन राजाओं के साथ थी। यहाँ तक कि जो कोर्ट में केसेस लड़े गए उसमें भी ये इन्होंने साथ दिया। अब मैं आपको बता दूं, इंदिरा जी ने उसके बाद जब डिवीज़न हो गए तो राष्ट्रपति के चुनाव में नीलम संजीवा रेड्डी जो अधिकृत प्रत्याशी थे उनके विरोध में अपनी ताकत आजमाने के लिए वीवी गिरी को खड़ा किया, और वीवी गिरी को अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने के लिए कहा। उस वक्त सौभाग्य से हमारे यहाँ के हेमवती नंदन बहुगुणा, वो कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे, और
उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण था उस वक्त। तो कांग्रेस पार्टी की जो आधिकारिक प्रत्याशी थे नीलम संजीवा रेड्डी, ये कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं के पक्षधर माने जाते थे। उनको उनको हराकर इंदिरा गांधी के पक्ष में वीवी गिरी जीत गए। यहाँ से इंदिरा गांधी का जो मनोबल था ना वो बहुत बढ़ गया, और उसके बाद वो बहुत पराक्रमी हो गई, और वो वीवी गिरी के कहने पर एक अध्यादेश भी लेकर के आई। वो अध्यादेश प्रिवी पर्स समाप्त करने के लिए था, मगर वो अध्यादेश बड़ी मजबूत पैरवी थी राजा महाराजाओं की, और भारतीय जनसंघ भी उनका साथ देती थी। वो अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिफंक्ट कह के, संविधान के विरुद्ध कह के उसको समाप्त कर दिया था। तो उसके बाद लेकिन इंदिरा जी लगी रही। फिर इंदिरा जी एक लोकसभा में एक बिल लाई, लोकसभा से पास हो गया प्रिवी पर्स के को रद्द करने का, मगर ये सारे दल जिसमें भारतीय जनसंघ भी मौजूद थी और ये जो स्वतंत्र पार्टी थी ये उसको लीड कर रही थी, इन सब की इतनी मजबूत पैरवी थी कि राज्यसभा में वो बिल एक वोट से गिर गया, और वो कानून फिर बनते बनते रह गया। 1971 में इंदिरा जी इन्हीं सब मुद्दों पर चुनाव उन्होंने फिर से लड़ा। भारतीय जनसंघ भी उसी अलायंस में थी जो वो अलायंस था। हालांकि बहुत कोशिश उस वक्त अटल जी ने करी कि किसी तरह से ये जो राजे रजवाड़े हैं ये भाजपा के टिकट पर लड़ लें, मगर अधिकांश ने हिम्मत नहीं करी, और उन्होंने कहा कि तुमसे ज़्यादा मजबूत जो हमारी स्वतंत्र पार्टी है वो है। और 1971 के उस चुनाव में सिर्फ 2 लोग इस विचारधारा वाले जो प्रिवी पर्स के पक्षधर थे वो जीते, एक राजमाता सिंधिया और एक उनके सुपुत्र माधवराज सिंधिया। बाकी सब की करारी हार हुई, और भारतीय जनता पार्टी उस वक्त वो जनसंघ थी, भारतीय जनसंघ को भी फिर सोचना पड़ा कि अब ये जो हमारी भूल है, जो हम राजाओं के साथ जा रहे हैं, इससे अब अपने आप को अलग करना होगा, क्योंकि जनता ने उनका साथ दिया नहीं, और इन 2 राजाओं के अलावा सब के सब उस चुनाव में हार गए और उनको वोट भी कम मिले। यहाँ ये चर्चित है कि विशाल हरियाणा पार्टी नाम से उस वक्त नवाब पटौदी भी, जो मंजूर अली खां पटौदी थे, उनके परिवार से भी ये चुनाव लड़ा गया, और वो भी सब के सब बुरी तरह हारे। नवाब पटौदी की जो विशाल हरियाणा पार्टी थी ना, उसको कुल 5% वोट मिला, जबकि जनता में निकलते थे तो जनता जमीन पर लेट लेट करके उनका अभिवादन करती थी। वो इतने उस वक्त प्रसिद्ध थे, उनकी लोकप्रियता इतनी थी। बहरहाल ये मैंने आपको मोटा मोटा प्रस्ताव बताया। हाँ, यहाँ जामनगर के राजा, उन्होंने एक जो कोशिश की थी वो महत्वपूर्ण है। जामनगर के राजा साहब ने जब इंदिरा गांधी ये बिल लेकर के आ रही थी, एक कोशिश की थी। उन्होंने ये कहा कि ठीक है, प्रिवी पर्स आप बंद कर दो, सरकार बंद करना चाहती है तो कर दो, लेकिन इसके बदले हमको 25 साल में जितना पैसा मिलना है उसके बराबर रकम दे दो, और उस रकम में भी इसके हिस्से कर दो, कुछ हमें नगद दे दो, कुछ को हमें बॉन्ड के रूप में दे दो, जो 25 साल के बाद नगद हम उसका नकदीकरण कर सकें, और उसमें से भी आधा पैसा हम पब्लिक वेलफेयर में लगाएंगे। इस बात का उसमें एक वो कर दीजिए, गोल्डन शेक हैंड नाम से एक उन्होंने प्रस्ताव दिया, और ये कहा कि हम जनहित में इसमें रचनात्मक कार्यों में इस पैसे को लगाएंगे, ये हम पर एक बंदिश भी लगा दीजिए, कुछ ऐसा कर दीजिए अगर आपको बंदी करना है, यानी बजाय हर साल लेने के एक मुश्त एक बार में दे दो। ऐसी उन्होंने एक योजना भेजी थी, मगर इंदिरा जी ने उस वक्त के उनके जो सहयोगी थे YV चौहान, उनको कहा कि ये सिर्फ एक बाहर से लिफाफा ही सिर्फ इनका बड़ा आकर्षक है, अंदर इनकी मंशा कुछ और है, और प्रिवी पर्स खत्म करने के लिए संविधान संशोधन की तैयारी कीजिए। 26वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें सभी जानते हैं कि भारतीय जनसंघ ने उस वक्त इसका विरोध किया था, मगर कांग्रेस पार्टी के पास उस वक्त तक दोनों सदनों में बहुमत हो चुका था, और संविधान का 26वां संशोधन प्रिवी पर्स को खत्म करने के नाम से, उस नाम से आज भी प्रसिद्ध है। और इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी, भारतीय जनता पार्टी जो उस वक्त भारतीय जनसंघ थी,
बहुत बड़ी सहानुभूति के बावजूद ये प्रीवी पर्स अंत में समाप्त हुआ। तो आज मैंने आपको ये बताया कि राजा महाराजाओं के प्रति सहानुभूति रखने वाली, आम जनता से दूर एक बिल्कुल अलग विचारधारा, राजशाही विचारधारा वाली भारतीय जनसंघ का प्रीवी पर्स समाप्त करने पर क्या रोल था। इतिहास मैंने आपके सामने रख दिया, किस पार्टी का क्या रोल है, किस पार्टी को कितना महत्व दिया जाना चाहिए, ये आपको तय करना है। इस विषय में मैं कुछ नहीं बोलूँगा। फिर किसी और इसी प्रकार के जबरदस्त विषय के साथ, पूरे शोध के साथ मैं बता दूं, मैंने जितनी बातें बोली ये सब डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, पब्लिक डोमेन में मौजूद हैं, ये सब मैंने सुरक्षित रखे हुए हैं, आप भी इसको ढूंढ सकते हैं। हाँ, इतनी सावधानी बरतिएगा कि जब आप जनसंघ लिखें तो भारतीय जनसंघ लिखिएगा, क्योंकि गूगल इसी नाम से इसको रीड कर रहा है। BJS भारतीय जनसंघ या इस प्रकार से लिखेंगे तभी आपको आएगा, वरना गूगल इस सब्जेक्ट पर आमतौर पर मौन है। गूगल ने बड़ी कृपा इसमें कर रखी है, काफ़ी दया दृष्टि भारतीय जनता पार्टी के प्रति गूगल महोदय ने दिखा रखी है, लेकिन ढूंढने से सब कुछ मिल जाता है। आपने आज भी फिर इतना समय मुझे दिया और आप इतना बड़ा सहयोग मुझे दे रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। नमस्कार।